याद रखना थोड़ा सा। अगर 4 नंबर में ये क्वेश्चन आता है कि लोकतंत्र के सामने कौन कौन सी चुनौतियां मौजूद हैं, लिखिए। मुझे मालूम है आपके सामने क्वेश्चन है, आपको जो नोट्स दिए हैं उसमें लिखा हुआ है कि ये सांप्रदायिकता, गरीबी, बेरोजगारी, ये चुनौतियां हैं। लेकिन प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इन 3 श्रेणियों को का जिक्र करना पड़ेगा। मतलब आपको ये क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया है बुक में, ये याद करना ही पड़ेगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा ही। पूरा लिखने का नहीं बोल रहा हूं मैं, पूरा लिखने का बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। पहले बारे में जो फैक्ट है, दुनिया के 1/4 हिस्से में लोकतंत्र है ही नहीं, स्थापित करना है। आधारभूत लोकतंत्र का ढांचा चाहिए। गैर लोकतांत्रिक सरकार को गिराना पड़ेगा, व्यवस्था हटाना पड़ेगा। सैन्य नियंत्रण में तो उसको हटाना पड़ के वहां पर एक कारगर शासन व्यवस्था या लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करना पड़ेगा। ये चुनौती है। दूसरी, अधिकांश लोकतांत्रिक स्थापित सामने विस्तार की चुनौती है। लोकतंत्र को विस्तार की चुनौती है। जो इसमें लोकतांत्रिक शासन को सभी सामाजिक समूहों और विभिन्न संस्थाओं में लागू करना शामिल है। महिलाओं और अल्पसंख्यक समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना लोकतंत्र की एक चुनौती इसी के अंतर्गत आती है। और इसमें एक और चीज लिख सकते हो, भारत और दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका के सामने भी ये चुनौती मौजूद है। तीसरी चुनौती लोकतंत्र को मजबूत करने की है। हर देश में अपने अलग प्रकार की चुनौतियां मौजूद होती हैं। उन चुनौतियों को दूर करना जो है लोकतंत्र को मजबूत उन 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 चुनौतियों को दूर करना लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करेगा। उदाहरण के लिए अमीर और जो प्रभावी लोग होते हैं, प्रभावशाली लोग होते हैं, उनके नियंत्रण और प्रभाव को कम करना लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण चुनौती है। इंट्रोडक्शन में आपको ये 3 पॉइंट लिखना पड़ेगा। 3 श्रेणी में डिवाइड किया हुआ है, विभाजित किया हुआ है। तो क्वेश्चन लिखने का तरीका क्या होगा? स्टार्टिंग में लिखोगे यही चीज, अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की लोकतांत्रिक चुनौतियां मौजूद होती हैं। लोकतांत्रिक चुनौतियों को मुख्यतः 3 श्रेणी में बांटा जा सकता है। फिर लिखोगे, पहला पॉइंट में ये दुनिया के 1/4 हिस्से में लोकतांत्रिक नहीं है। दूसरे हिस्से में ये कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सामने अपने विस्तार की चुनौती है। तीसरे पॉइंट में ये कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने की चुनौती है। और उसके बाद फिर आप लिख देना वो जो सांप्रदायिकता आएगी, अशिक्षा आएगी, जो भी तीर आएगा वो तीसरी श्रेणी के अंतर्गत आएगी। तो वो तीसरी श्रेणी के अंतर्गत फिर आप उसको एक्सप्लेन कर देना। यकीन मानो, ऐसा लिखोगे तो थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन नंबर काटने की गुंजाइश कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और ये क्वेश्चन आना है, तो इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। मैं फिर से एक बार रिपीट करवा रहा हूँ। पहली चीज क्या है? लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती है। कई देशों में, दुनिया के 1/4 देशों में लोकतंत्र है ही नहीं। तो वहां पर लोकतांत्रिक आधारभूत ढांचा तैयार करना, साथ ही वहां पर जो अभी अलोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको नीचे गिराना, या सैन्य तानाशाही है उसको नीचे गिराना, और वहां पर एक लोकतांत्रिक सरकार की नियुक्ति करना सबसे बड़ी चुनौती है। पहली चुनौती। दूसरा, लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती। इसके अंतर्गत क्या आएगा? लोकतंत्र को जो है वो देश के विभिन्न संस्थाओं, समूहों, सामाजिक समूहों और जो संस्थाएं, यही संस्थाएं, सामाजिक समूहों और संगठनों तक लोकतांत्रिक व्यवस्था पहुंचनी चाहिए। उसका प्रसार होना चाहिए। उसका मतलब, उदाहरण के लिए, हर एक संगठन में लोकतांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए। और इसके अंतर्गत महिलाओं और अल्पसंख्यकों को भी लोकतंत्र में भागीदार बनाना चाहिए, भागीदार बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। उदाहरण के लिए ये चुनौती भारत के साथ साथ अमेरिका जैसे पुराने लोकतंत्र में भी मौजूद है। मतलब ऊपर तो लोकतंत्र है, ऊपर सब चीजें व्यवस्थित रूप से चल रही हैं, लेकिन नीचे छोटी छोटी संस्थाओं तक लोकतंत्र लाना, वो अमेरिका के सामने भी चुनौती है ना। कई बार ये बात आती है, तो पेपर में कई बार न्यूज आती है कि आज ही पेपर में आया हुआ है कि वहाँ अमेरिका में जो है महिलाएं प्रताड़ित होती हैं बहुत ज्यादा ऑफिस में। उनका बीपी बढ़ जाता है इसके कारण से, क्योंकि पुरुष जो है वो परेशान कर रहे होते हैं। तो ये सामने आ रही बात किस कारण से? लोकतंत्र के कारण से। आज ही जस्ट क्लास में बात हुई, जय ने बोला कि भैया केरल में महिलाओं के प्रति जो है वो केस ज्यादा है, उनकी दुर्घटनाएं ज्यादा हो रही है, महिलाओं के प्रति अपराध ज्यादा हो रहे हैं केरल में, और बिहार में कम है। जबकि बिहार कितना पीछे है जीडीपी में, और केरल कितना आगे। मेरा तुरंत दिमाग वहां पर गया और मैंने वहां पर बात बोली, भाई साहब हो सकता है बिहार में रिपोर्ट ही दर्ज ना हो रही हो, महिलाओं के प्रति वो नहीं है वहां पर कि कम अपराध हो रहे हैं।
रिपोर्ट ही दर्ज नहीं हो रही। केरल में अगर महिला अगर शादीशुदा है और जरा सी भी उसको परेशानी होती ना, उनको लगता है मेंटली हरास कर रहा है पति, केस कर देती है और पुलिस रजिस्टर करती है केस, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं। बिहार में लोग आप पढ़े लिखे रहिए, प्रताड़ित होती रहती है महिलाएं, घरों में पिटती रहती है, दहेज प्रताड़ना चलती रहती है, कई लोग केस ही नहीं करते। तो हो सकता है इसके ये भी तो रीजन हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। तो ये चीज है कि संगठन तक, नीचे तक जो है वो लोकतंत्र आना चाहिए, जरूरी है वो। मतलब एक परिवार तक लोकतंत्र पहुंचना चाहिए। एक संगठन तो जरूरी, संगठन में तो होना ही चाहिए। कोई ऑफिस है, कोई फैक्ट्री है जहाँ पर काम किया जा रहा है, वहां पर लोकतंत्र होना चाहिए। लोगों को अपनी बात कहना आना चाहिए और अधिकार होना चाहिए उनको बात करने का। तो दूसरा विस्तार की चुनौती, और तीसरा जो है लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती। उसके अंतर्गत आप लिखोगे कि अलग अलग देश में अलग अलग प्रकार की चुनौतियां मौजूद होती है। उदाहरण के लिए भारत में गरीबी और बेरोजगारी लोकतंत्र के लिए चुनौती है। तो अमेरिका में जो है अश्वेत आंदोलन जो है, अश्वेत रेसिज्म जिसको बोलते हैं, इसको रेसिज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं, अश्वेतता, रंगभेद। रंगभेद की अमेरिका में चुनौती मौजूद है। तो हर एक देश के सामने अपने अपने तरह की चुनौती मौजूद होती है। इस तीसरी कैटेगरी का मेन मकसद जो होता है वो अमीर और प्रभावशाली लोगों का जो शासन पर नियंत्रण होता है उसको कंट्रोल करना होता है, ताकि वो ज्यादा नियंत्रित में, उनके उसमें ना चले जाए लोकतंत्र। तो तीनों कैटेगरी को लिखना पड़ेगा आपको, मुझे मालूम है थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा लेकिन जरूरी है। ठीक है। अब थोड़ा सा बात इस चैप्टर से हटके कर लेते हैं, और दो क्वेश्चन जो आपको हैं वो तो याद करनी पड़ेगा। सांप्रदायिकता किसे कहते हैं, उस क्वेश्चन में, उसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाय पी लूं जल्दी जल्दी। मैं अब एक क्वेश्चन बैंक में, ये है ही नहीं शायद, रिमेडियल मॉड्यूल में एक बार देख लेता हूँ निदानात्मक में है कि नहीं है। सूचना का अधिकार इसमें आया है ना, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, उपभोक्ता आ गया ये तो, उपभोक्ता अधिकार, लोकतंत्र की चुनौतियां, हाँ इसमें है, रिमेडियल मॉड्यूल में है। तो एक बार देख लेते 4 नंबर के क्वेश्चन इसमें कौन कौन से हैं, क्योंकि जरूरी है। लोकतांत्रिक शासन, देखो इन्होंने दे दिया है रिमेडियल मॉड्यूल में, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के, बढ़िया है। लोकतंत्र एक बेहतर शासन व्यवस्था समझाइए, मन से लिखना पड़ेगा। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, व्याख्या कीजिए। लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कीजिए। लोकतंत्र की चुनौतियां कौन कौन सी है, व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें, रिमेडियल मॉड्यूल में है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तैयार करें आप लोगों ने, परीक्षा दिन में देखना मिल जाएंगे, अगर नहीं मिले तो बताना, मैं करवा दूंगा ये क्वेश्चन तैयार। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र की चुनौतियां कौन कौन सी है, कैसे लिखना है। जो आप सांप्रदायिकता वगैरह है, बिल्कुल सही है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, उसको दो दो लाइन में निपटाना। लेकिन पहले स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में 3 श्रेणियों में बांटोगे, बाकायदा लिखोगे 3 श्रेणियों के बारे में। उसके बाद सांप्रदायिकता बेरोजगारी वगैरह लिखोगे। ठीक है। अच्छा, कम नहीं होने देना है दोनों चीजें, क्योंकि थोड़ी सी रिस्क ले रहे हैं अपन, ये चैप्टर से लिख रहे हैं अपन जो लिख रहे हैं, है ना। आप वैसे अगर, देखो आप घबराओ मत इस मामले में कि एकदम से बोल रहे हो याद करने के लिए। आप अगर सांप्रदायिकता बेरोजगारी गरीबी वो लिखोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी पूरे मार्क्स मिलेंगे, बिल्कुल मत घबराओ इस मामले में। लेकिन मैं चाह रहा हूँ आप थोड़े से अलग दिखो दूसरे लोगों से, इस मामले में अलग दिखना चाहिए आपको। आपने जब तीनों श्रेणियां पढ़ी हुई हैं तो वो तीनों श्रेणियों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए और वो लिखना चाहिए। 3 श्रेणियों में बांटा हुआ है बुक ने, है ना। और वो 3 श्रेणियां कौन कौन सी क्या क्या है वो अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद आप सांप्रदायिकता वगैरह लिखो। ज्यादा नहीं है ये, दो दो तीन तीन लाइन, ज्यादा मत लिखना। दो दो तीन तीन लाइन के पैराग्राफ लिख के खत्म करना, आधा पेज हो जाएगा, और फिर आधा एक पेज जो है वो तुम्हारा वही लिखना। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। तो इसको थोड़ा सा तैयार कर लो। अगर पूरा रटोगे, पूरा याद, ये इसको पूरा लिखोगे बुक में जितना है, तो फिर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सागर। हाँ, क्या हुआ चेतन, गलती से खुल गया माइक। ठीक है। दो क्वेश्चन और है इसमें, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन का गठन करता है। तो इसमें सूचना का अधिकार लिखा हुआ, कानून पर खुली चर्चा लिखा हुआ, और लोकतांत्रिक शासन की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो याद रखिएगा आप, एक क्वेश्चन बुक में भी लास्ट में मैंने बताया अभ्यास में, वो क्वेश्चन यही है, अभ्यास वाला। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन,
विशेषताएं लिखना है केवल, बिंदुवार। किसके बारे में? लोकतंत्र की विशेषताएं लिखना है और लोकतंत्र को परिभाषित करना है। तो परिभाषित आप मर्जी से कर सकते हो, विशेषता यहाँ से याद कर सकते हो। पहली विशेषता, लोकतांत्रिक शासन में अंतिम सत्ता जनता के हाथ में होती है। जनता अपने शासकों को चुनाव करती है और जब चाहे उन्हें उनके पद से हटा सकती है। लोकतांत्र रटने की जरूरत नहीं है। जनता का शासन होता है, जनता जब चाहे सरकार को हटा सकती है या सरकार को अपने पद से हटा सकती है। लोकतांत्रिक शासन में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक नियमों तथा जनता के हितों को ध्यान में रखकर कानून बनाती है। लोकतांत्रिक देशों में लोगों को वोट डालने, चुनाव लड़ने और राजनीतिक संगठन बनाने के अतिरिक्त विभिन्न सामाजिक आर्थिक अधिकार भी प्राप्त होते हैं। तो ये चार जो है इसकी विशेषताएं लिखी हुई हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद करना पड़ेगा। मुझे मालूम है कि थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, लेकिन जरूरी है, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट के लिए, है ना। ये जरूरी है, लोकतांत्रिक शासन की मुख्य विशेषताएं, क्योंकि इस चैप्टर में और कोई क्वेश्चन बनता नहीं है ज्यादा फिर, है ना। लोकतंत्र की प्रमुख चुनौतियां कौन सी हैं, फिर उसके बाद लोकतंत्र एक बेहतर शासन व्यवस्था है, समझाइए। और लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है, और ये कैसे उत्तरदायी जिम्मेदार वैध शासन का गठन करता है, ये 4 नंबर में दिया हुआ है, तो प्लीज याद करना पड़ेगा, है ना। ऑब्जेक्टिव भी है तो वो भी देख लेते हैं एक बार। इस चैप्टर के रिमेडियल में दिए हुए हैं। पाठ का सारांश भी दिया हुआ है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हम सभी की आस्था है। लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए आवश्यक है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। कभी कभी देखा जाता है कि लोकतंत्र में कई तरह की चुनौतियां आ रही हैं, जैसे सांप्रदायिकता, शिक्षा, गरीबी, दबाव की राजनीति। फिर इन चुनौतियों का सामना करते हुए हम सफल लोकतंत्र की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। तो ये सारांश में भी दिया हुआ है, तो जरूरी हो जाता है। इसमें से अगर मैं 2 क्वेश्चन निकालूं ना, अगर मैं आइडियली 2 क्वेश्चन निकालूं, तो पहला क्वेश्चन होगा लोकतंत्र की कौन कौन सी चुनौतियां हैं, देखिए। और दूसरा है लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्यों जरूरी है। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है। तो मैं अटेम्प्ट करता लिखने के लिए एज ए स्टूडेंट, जो हमारी चुनौतियां हैं वही अटेम्प्ट करता, वही जरूरी है, वही याद करके जाना है आपको, है ना। इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करके जाओ। लोकतंत्र किस चुनौती का सामना कर रहा है, तो सभी चुनौतियां हैं। आधारभूत चुनौती, अच्छा देखो यहाँ पर मिल गए अपन को पॉइंट, सुबह ढूंढ रहे थे ना अपन। 3 श्रेणियों में बांटा हुआ है लोकतंत्र को। जो पहला बोल रहे थे ना, आधारभूत चुनौती, विस्तार की चुनौती और लोकतंत्र की मजबूती, ये 3 श्रेणियां हैं जिसमें बांटा हुआ है ना। तो उपरोक्त सभी सब आंसर होगा इसका। पहली चुनौती है वो आधारभूत चुनौती, मतलब लोकतंत्र स्थापित तो हो जाए। सुबह बात कर रहे थे ना अपन, कंफ्यूज हो रहे थे कि एक शब्द नहीं मिल रहा, उसको शब्द नहीं मिल रहा, यहाँ पर है वो शब्द, आधारभूत चुनौती। विस्तार की चुनौती, लोकतंत्र की मजबूती। फिर उसका लोकतंत्र के लिए आवश्यक है धन बल, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव, अशिक्षा, निरंकुशता। जाहिर सी बात है इसमें स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव आएगा। वयस्क मताधिकार पता है आपको, जनता की सरकार जनता के लिए, जनता के द्वारा उपयुक्त कथन संबद्ध है, तो लोकतंत्र से। इसमें से लोकमत के मार्ग में बाधा है, पहले भी बात कर चुके हैं इस पे। दुनिया का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश है, पुराना अमेरिका, सबसे बड़ा भारत। 2 क्वेश्चन बहुत कॉमन है, पूछे जा सकते हैं। भारत में लोकतंत्र के संचालन की 2 चुनौतियां बताई, 2 पूछा है केवल, गरीबी बेरोजगारी लिख दो। राज्य का अपना कोई धर्म ना हो उसे कहते हैं, राज्य का अपना कोई धर्म ना हो उसे कहते हैं, राज्य का अपना धर्म ना हो, धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्ष राज्य। लोकतंत्र का सबसे अहम परिणाम क्या हुआ, कुछ भी। लोकतंत्र का अहम परिणाम क्या हुआ, जनता के पास शासन आ गया, जनता शासन करने लगी। उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन, उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन, शायद लिखा हुआ है अपन ने ये चीज। अरे हाँ, लिख चुके हैं। व्यक्ति की गरिमा का अर्थ है, ऑब्जेक्टिव लिखते समय बताया ये वाला, गरिमा का अर्थ। बहुमत का शासन है, बहुमत का शासन है में क्या लिखेंगे भाई, जिस दल का विधानसभा लोकसभा में सर्वाधिक सदस्य हो। अच्छा, लोकतंत्र की 2 विशेषताएं बताना है कि नहीं, 2 देशों बताना है जहाँ लोकतंत्र मजबूत है, भारत और अमेरिका। नागरिकों की गरिमा तथा स्वतंत्रता को बनाए रखने, कोशिश भी मत करना कि भारत का नाम स्किप करो इसमें से, अगर ये क्वेश्चन आता है तो सोचना भी मत कि भारत का नाम ना देखो। टीचर भी बुरा मान सकता है इस बात पे, कोई भी टीचर बुरा मानेगा, मैं भी मानता। भारत मजबूत लोकतंत्र है, भरोसा करो, है ना। नागरिकों की गरिमा, इसमें इस क्या लिखा है इन्होंने, इंग्लैंड और सर, इन्होंने लिखा हुआ है इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत लिखना, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, मेरे को मुंह मत दिखाना, नहीं तो फिर एग्जाम के बाद अगर भारत नहीं लिखते क्वेश्चन आता है तो।
नागरिकों की गरिमा तथा स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कौन सी शासन प्रणाली उत्तम है? अरे यार जाहिर सी बात है, लोकतांत्रिक, ये पूरा चैप्टर ही पढ़ रहे हैं उसी के बारे में। बस यही है ना, उसके बाद भी है क्या? सही जोड़ी। लोगों को अक्षरों का ज्ञान ना होना, निरक्षरता एक चुनौती है, ये भी निरक्षरता भी तीसरी के अंतर्गत आएगी, तीसरी चुनौती के अंतर्गत भारत में है ये तीसरी चुनौती। लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के बारे में सुझाव। लोकतांत्रिक सुधार, जो लोगों को लोकतांत्रिक सुधार करने की ताकत देते हैं। बढ़िया कानून। भारतीय लोकतंत्र के सामने मुख्य चुनौती जातिवाद। जातिवाद सबसे ज्यादा परेशानी करती है अपने आप खड़ी, है ना। तो ये चैप्टर का सार हो गया। मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कौन कौन से मेहनत करना है इस पे। और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा के लिए भी बता दिया मैंने। लिखा हुआ साफ दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को शिक्षक समझाकर नोट्स बनाकर याद करवाएं। आंसर इन्होंने नहीं लिखे हुए हैं, क्यों? क्योंकि ये रटने ही पड़ेंगे। 4 क्वेश्चन दिए, 4 में से एक आना है पक्का है ना। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है, पहले ही बता चुका हूँ मैं। और अब थोड़ा सा मेहनत आप करो इस पर। अगर नहीं मिलते तो प्लीज मुझे बताना, कल आप डाउट सेशन में इसको पूछ सकते हो। अगर इन क्वेश्चन के आंसर नहीं मिलते हैं तो डाउट सेशन में पूछ लेना। अभी मेरा काम है केवल इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं, तो वो मैं कर रहा हूँ, है ना। और इसमें तो है ही नहीं, इसमें वाला चैप्टर है ही नहीं लोकतंत्र की जरूरत के है। भाई साहब आप लोगों के पास जो है उसमें नहीं है, इसमें है शायद। ओ भाई है इसमें, वही है सब, वही है पूरे वही है। रिमेडियल में भी वही यहाँ है, इसमें भी वही है। सही है, कर सकते हो। अब पीछे चले थोड़ा सा, 7वां चैप्टर देखते हैं। ऑब्जेक्टिव भी देख लेते हैं लोकतंत्र के परिणाम के। कोई बताएगा मुझे लोकतंत्र के परिणाम 7 नंबर चैप्टर में कितने नंबर का क्वेश्चन आना है? 2 सिर्फ दो नंबर का नंबर एक का एक, क्वेश्चन, और एक ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्ट। 2 नंबर का एक क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन बैंक। अच्छा क्वेश्चन बैंक और रिमेडियल लगभग लगभग सेम ही है। क्वेश्चन बैंक देख लेते हैं, रिमेडियल अपने आप हो जाएगा, है ना। उसी में आ जाते हैं वो चीज, देख लेंगे एक बार मोटा मोटी। भैया हाँ। भैया हमने 9th नहीं, हाँ जिसमें भी पढ़ा, लेकिन हमने एक बार पढ़ा था कि भारत का है ना संविधान लचीला है। हम्म। तो लचीला है ना, लचीला ही होता है हाँ ना। हाँ तो सही भैया पढ़ा क्या है। करें अब वो, भैया वो मजबूत का बोल रहे हैं, तो हो सकता है इंग्लैंड और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ही सही हो। अरे नहीं 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 नहीं, लचीला होने से मतलब क्या होता है? लचीला मतलब उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है, परिवर्तनशील है। तो वो लोकतंत्र के लिए तो अच्छी चीज है वो। और यकीन मानो अमेरिका और इंग्लैंड का भी ऐसा नहीं है कि वहां का लचीला नहीं है। वहां पर भी कानून बदले जा सकते हैं, जरूरी होता है संविधान में। लोकतंत्र की मजबूती देता है लचीला संविधान। क्योंकि अगर कोई गलत नियम है तो उसको जल्दी से जल्दी खत्म करना पड़ेगा ना, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। तो संविधान का लचीला होना बहुत जरूरी है। तो वो खूबी है, कमी नहीं है हमारी, खूबी है। हालांकि वो खूबी कमी के रूप में सामने कब आ जाती है, क्योंकि कानून बनने में काफी देर लग जाती है, कानून हटने में भी काफी देर लग जाती है, प्रोसेस लंबी है। लेकिन संविधान का लचीला होना हमारी खूबी है, तो वो तो अच्छा बनाता है। बेफिक्र रहो, भरोसा करो भाई साहब, भारत गलत नहीं होगा आंसर उसका। उन्होंने लिख हाँ जरूर भैया। दिया अमेरिका। अगर तुमको लग रहा है, नहीं देखो, तुमको लग रहा है कि इसमें हम तो बाय द बुक हैं, जो इसमें आंसर लिखा हुआ है। बाय द बुक एक क्वाट होता है जिसमें हम केवल जो लिखा हुआ है उसी को मान रहे होते हैं। अगर तुमको लगता है तो मेरी बिल्कुल मत सुनना, तुम इंग्लैंड अमेरिका भी लिख के आ सकते हो अगर तुमको ऐसा लग रहा है तो। मेरे को कहाँ पता चल रहा है तुम बोर्ड कौन सा डाल के आए हो। मैं तो है ना, वो कि तुम मुंह नहीं दिखाओगे हाँ मुझे। भैया, भैया हाँ। फिर आपको मुंह नहीं दिखाना पड़ेगा। हाँ तुम ऐसे बैठना है। अगर मेरे सामने बैठो तो मैं समझ जाऊंगा तुम्हें भारत नहीं दिखा। तो लोकतंत्र के परिणाम नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। लोकतंत्र के परिणाम, 2 नंबर का क्वेश्चन आना है इसमें से। एक पोर्शन है इसमें लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियों पर, है ना। आर्थिक उपलब्धियों पर एक क्वेश्चन बनता है और वो थोड़ा सा चैप्टर को अलग बना देता है। क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि आर्थिक, अगर उस आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो जो, ओ इसमें अभ्यास में भी क्वेश्चन आंसर है इसमें। तो अभ्यास अपने आप में इसमें इंटरेस्टिंग हो जाता है और उसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी है उसमें।
तो अभ्यास दिया हुआ है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। नागरिकों को समानता का अधिकार देता है लोकतांत्रिक सरकार, तानाशाही सरकार, राजशाही सरकार और वर्गतंत्री सरकार। तो लोकतांत्रिक सरकार, लोकतंत्र के लिए आवश्यक है स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव। फिर से आ गया ये, फिर से वही चीज है। अच्छा, ये फिर से रिपीट हुए थे, ये वाले क्वेश्चन अपन क्लास में भी कर चुके हैं, है ना। तो मैं नहीं करवा रहा हूँ, क्लास में कर चुके हैं ये चीज, मेरे को अच्छी तरह याद है। थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेसी का वर्णन एल्विन टॉफलर ने किया। ये बुक में कहाँ आया भाई? अच्छा, निम्न में से किस देश में आधी आबादी गरीबी में जीवन यापन करती है? पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो इसका आंसर याद बांग्लादेश। हाँ, बांग्लादेश है इसका आंसर, याद रखना। बॉयज की क्लास में मेरे को अच्छी तरह याद है, हुआ है, गर्ल्स में पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ है। बांग्लादेश है इसका आंसर। लोकतांत्रिक सरकार बेल्ज सरकार को जन्म देती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बेल्जियम सामाजिक विविधता में सामंजस्य पर आधारित देश है, बिल्कुल सही है। लोकतांत्रिक सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है इसलिए वैध होती है, सही है। लोकतंत्र की सफलता में अशिक्षा बाधक है, बिल्कुल सही है। थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेसी का वर्णन एल्विन टॉफलर ने किया। तो ये थोड़ा सा डाउटफुल हो सकता है इसमें, इसका आंसर क्या होगा? रिमेडियल मॉड्यूल में भी तो दिया होगा इन्होंने, रिमेडियल में वहीं के वहीं आंसर दे दिया उन्होंने, वो सही करा है। व्हाट व्हाट द हेक, 6 के बाद 8 दिया हुआ है रेमेडियल मॉड्यूल में डायरेक्ट, 7 नहीं दिया हुआ है। तो भाई साहब, जो आपके पास प्रश्न बैंक है ना, उसमें 8 चैप्टर छूट गया है गलती से मेरे ख्याल से, है ना। तो देख लेना थोड़ा सा, जो प्रिंट आउट है उसमें पता नहीं उन्होंने जो आपके पास दिया हुआ है उसमें छूट गया है वो प्रिंट होने से, इसमें देख लेना सॉफ्ट कॉपी में। ये एल्विन टॉफलर बुक में कोई मुझे बताएगा कहाँ आया है? मेरे दिमाग में गाना बज रहा है, पंजाबी गाना है ना। मुझे मालूम नहीं है उसके बोल क्या है, लेकिन बज रहा है। भैया इसका सत्य आएगा। सत्य तो आएगा, लेकिन एल्विन टॉफलर बुक में कहाँ मिलेगा भाई साहब, कहाँ पढ़ा है? भैया आप तो गाना बताओ। हाँ, सत्य है, एल्विन टॉफलर ने किया था थर्ड वेव का। मिल नहीं रहा आंसर, इसको अभी थोड़ा सा इसको करते हैं। लोकतंत्र में सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। खालिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। बड़ा बड़ा इंडिया, पुराना अमेरिका। वयस्क मतदाता आयु 1988 पूर्व 21 वर्ष थी। तानाशाही विचारधारा का समर्थन खालिस्तान करता है। व्हाट द हेक। दल बदल विधेयक भारत में खालिस्तान संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था। कौन सा संशोधन था? आप लोग को लिखवाया है ये तो राजनीतिक दल में आना चाहिए ना यार। दल बदल कानून राजनीतिक दल में है, लास्ट में आता है बिल्कुल दल बदल। उसमें भी उन्होंने वो है जो है संविधान संशोधन कौन सा था वो नहीं दिया हुआ है। क्लास में अपन बात कर चुके हैं इस पर। बहुत टाइम लग जाएगा इसको कंप्लीट करने में। निरंकुशवाद का 52वें संशोधन के द्वारा आया था। एक और संविधान संशोधन के ऊपर क्वेश्चन आता है ना, 72वें संविधान संशोधन के द्वारा किसको शामिल किया गया? भैया वो पंचायत में महिलाओं का जी था हाँ, शायद। महिलाओं का नहीं। हाँ भैया महिलाओं का ही तो था। किसका आंसर अंशिका? लास्ट वाला, थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेसी का वर्णन एल्विन टॉफलर ने किया, सत्य है। दल बदल विधेयक का संशोधन 52 में किया गया था। संशोधन वाले का आंसर 52 है, 52वां संशोधन। और ये पलक तो गाने सुनते रहे। और पलक सेन से बात हो रही है आप लोगों की? अगर पलक सेन नहीं दिखे, भाई। पलक हाँ सेन भैया दिखे बोलिए। तो मुझे उससे बोलना, भैया ने बोला है जो मोबाइल में भेजा हुआ क्वेश्चन बैंक प्लीज कर ले एक बार ध्यान से।
है ना, या फिर स्कूल में आकर पूछ सकती है। वो कुछ भी नहीं कर रही है, ना बात कर रही है ना कुछ कर रही है, अपने आप में ही लगी हुई है गुंतारे से। मैं समझता हूँ वो चीज़, आप सही है, आप अपनी मेहनत कर रहे हो, वो सब मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ उसमें, लेकिन क्वेश्चन बैंक बोल देना उससे कि कर ले बस एक बार, है ना, क्वेश्चन बैंक जरूरी है करना। 52वें संशोधन के द्वारा किया गया था। और 72 संशोधन एक और आएगा, भी आएगा वो। लोकतंत्र का सबसे अहम परिणाम क्या हुआ, ये वही से फिर से वही बात है, उत्तरदायी व्यक्ति, गरिमा का अर्थ है नागरिक, पूरे के पूरे रिपीट कर रहे हैं वही के वही, है ना। उसके बाद लोकतंत्र में सरकार बनने आती है। अ, मेरे ख्याल से कर सकते हो आप उसको खुद से ही, बन जाएगा आपसे, नहीं बने तो प्लीज पूछ लेना मुझसे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा जल्दी करवाना पड़ेगा, मैंने इसको एक्सप्लेनेशन में ज्यादा टाइम लगा दिया। 7 चैप्टर के बाद रिमेडियल मॉड्यूल भी देख लेते, रिमेडियल में है नहीं 7 चैप्टर, अभ्यास के क्वेश्चन देख लेते हैं 7 चैप्टर में, अभ्यास के क्वेश्चन। अच्छा, मैंने 6 चैप्टर खोल के रखा है। सात चैप्टर में अभ्यास पे आओगे यदि आप, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन का गठन करता है। बहुत सही क्वेश्चन होगा अगर आता है तो। लोकतंत्र के स्थायित्व में सामाजिक विविधता को संभालता है, उनके बीच सामंजस्य बैठाता है, बड़ा होगा यदि छोटे करना पड़ेगा। पक्ष और विपक्ष में तर्क दें। औद्योगिक देश ही लोकतंत्र, ये क्वेश्चन आंसर आपके पास है क्या, उसमें नोट्स में है ये? नहीं याद है, नोट्स फिर नहीं रखे हो क्या? है भैया, इसमें क्वेश्चन आंसर है नोट्स में। सिविक्स चैप्टर कौन सा है, 7? ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन का आंसर है, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार, वैध शासन का गठन करता है। तो एक एक लाइन में निपटाओगे इसको। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, ये अपने आप में क्वेश्चन है अगले चैप्टर का, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव। तो इसको पूरा याद कर लेना, लेकिन यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं पूरा। कानून पर खुली चर्चा, सूचना का अधिकार, यार ये तो लोकतंत्र की विशेषताएं भी हो जाएगा, लोकतंत्र की विशेषताएं भी हो जाएंगी। सोशल साइंस में याद रखना मेरी बात, इस बात को ध्यान रखना, कोई क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो मन से लिखने वाला क्वेश्चन रहता है ना, जैसे ये वाला लोकतंत्र में, हो सकता है इसका आंसर आपने किसी दूसरे क्वेश्चन के आंसर में पढ़ा हुआ हो सकता है, थोड़ा सा माइंड लगाना। अगर वो क्वेश्चन लग रहा है पहली बार सुन रहे हैं, इसका आंसर तो पता ही नहीं है, आपने याद किया होगा पक्के में, तो प्लीज खाली मत छोड़ना उसको। उसके बारे में जो भी आपको कोई सा दूसरा क्वेश्चन का आंसर याद आ रहा हो प्लीज लिख देना, लेकिन लिख जरूर देना। जैसे यहाँ पर देखो, ये लोकतंत्र की विशेषताएं भी हो जाएंगी, कैसे एक मजबूत वैध शासन को गठन करता है, मैं लोकतंत्र की विशेषताएं भी लिख सकते हो, ये विशेषताएं भी हैं लोकतंत्र की, हमारी जो विशेषताएं है ना वो, या लोकतंत्र की परिभाषा में भी इसका यूज कर सकते हो। लोकतंत्र किन स्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है, उसमें सामंजस्य बैठाता है। तो इसमें केवल पूरा मत याद करना, एक बार पढ़ना, ये पॉइंट बहुत हद तक काम में हो जाएगा। जो 2 पॉइंट लिखे हुए हैं ना, 2 पॉइंट पूरे हद तक आपको जो है नंबर दिलवा सकते हैं। उसके बाद औद्योगिक देश ही लोकतांत्रिक व्यवस्था का भार उठा सकते हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट दिए हुए हैं ना, ये 2 नंबर में क्यों नहीं पूछ सकते हैं। नागरिकों के बीच असमानता से उनको कम नहीं कर सकता। गरीब देशों की सरकार अपने ज्यादा संसाधन गरीबी को कम करने, आहार, कपड़ा और शिक्षा में लगाने। नागरिकों के बीच आर्थिक समानता अमीर और गरीब दोनों तरह के लोकतांत्रिक देशों में है। तो बिल्कुल पूछे जा सकते हैं ये। सभी को वोट देने का अधिकार है, इसका मतलब लोकतंत्र में किसी तरह का प्रभुत्व टकराव नहीं होता है। तो बिल्कुल सही पॉइंट है, एक ही वोट का अधिकार है। ये तो खैर इसको स्किप कर सकते हैं, एक बार पढ़ लेना, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है। अति लघुत्तरी कैसे कह सकते हैं, लोकतांत्रिक सरकार वैध होती है, लोगों द्वारा चुना जाता है इसलिए ऐसी सरकार वैध होती है। यहाँ एक शब्द मिस हो गया, वैध होती है नहीं। ओ भाई का थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको पढ़ो तो मीन निकलना चाहिए क्वेश्चन का। यहाँ पर मीन नहीं निकला, लोकतांत्रिक सरकार लोगों द्वारा चुना जाता है इसलिए ऐसी सरकार होती है, क्या होती है, वैध होती है। सरकारों से क्या उम्मीदें करना उचित है, तानाशाही का क्या अर्थ है, लोकतंत्र में निर्णय लेने में देरी क्यों होती है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है, लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता क्या होती है, लोकतंत्र में आम सहमति जो फैसले किया जाता है उनका लाभ क्या होता है। कर सकते हो याद, क्वेश्चन आंसर है ना, 2 नंबर के हैं ये, शायद परीक्षा अध्ययन में मिल जाएंगे ये क्वेश्चन। बहुमत के शासन का क्या अर्थ होता है, सबसे बेहतर क्यों बताया गया है। मुझे एक वाला क्वेश्चन क्यों नहीं दिख रहा है,
जो आर्थिक विकास वाला क्वेश्चन है, लोकतंत्र के परिणाम से अपेक्षाएं क्या है, व्याख्या कीजिए। लोकतांत्रिक सरकार को उत्तरदायी सरकार के रूप में जाना जाता है, कथन को स्पष्ट कीजिए। सामंजस्य बैठाने की दो स्थितियां क्या है सामाजिक विभिन्नताओं में। ये तो सही है, लेकिन मुझे वाला क्वेश्चन नहीं मिला यार इसमें। आर्थिक दृष्टि से जो है लोकतंत्र का नुकसान या फायदा, जो क्वेश्चन है ना, वो नहीं मिला मेरे को इसमें। आर्थिक समानता वाला टॉपिक एक बार पढ़ के जाना जरूरी है, इसलिए मैं एक बार वो चीज दिखा रहा हूँ आपको। चैप्टर 7 में ये वाले पोर्शन पे जाओगे आप तो यहाँ पर ग्राफ देखने पे पता चलेगा। यहाँ पर 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। चार्ट 1 बताता है कि आर्थिक विकास के मामले में तानाशाहियों का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है, लेकिन जब हम गरीब मुल्कों के रिकॉर्ड की तुलना करते हैं तो लगभग अंतर समाप्त हो जाता है। स्टार्टिंग में ऐसा लगता है एक चार्ट देखकर के तानाशाही वाले लोगों की विकास दर देखो, सभी तानाशाही हैं जो उनका विकास दर अच्छी है, लोकतांत्रिक शासन विकास दर कम है। ये याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पॉइंट में आपको आधार बन सकता है पॉइंट। ये सभी तानाशाही में बिल्कुल ज्यादा है, लेकिन लोकतंत्र में कम है। ऐसा अगर हम गरीब वाले देश देखें तो गरीब तानाशाही वाले देश और गरीब लोकतांत्रिक देश में लगभग ये अंतर खत्म हो जाता है। लगभग लगभग सेम विकास दर है दोनों की। दूसरा चार्ट बताता है कि लोकतांत्रिक शासन के अंदर भी भारी आर्थिक असमानता हो सकती है। दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील जैसे देशों में ऊपरी 20% लोगों का ही कुल राष्ट्रीय आय के 60% हिस्से पर कब्जा है, जबकि सबसे नीचे 20 लोगों का। तो ये एक तरह से ये जो कंक्लूड करके बताता है कि लोकतांत्रिक देश में भी कोई एक बंदे के पास, ये डायग्राम याद रखना, एक वो डायग्राम बना हुआ है ना जिसमें ऊपर का हिस्सा मोटा है। अच्छा वो ऊपर ही था, वो उसके पहले है वो ये वाला डायग्राम। आर्थिक समृद्धि और आय का बंटवारा, किसी लोकतांत्रिक देश में 20% लोगों के पास ही पूरा धन है, पूरी व्यवस्था का, और नीचे से जो गरीब इंसान है वो दुबले पतले हैं। मिडिल क्लास के पास थोड़ा बहुत धन है और गरीब तो बेचारे हड्डी है मतलब। तो अमीर अमीर होता है लोकतांत्रिक देश में। तो ये पॉइंट मदद करेंगे आपको आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन आ जाता है तो। हालांकि रिमेडियल में और क्वेश्चन बैंक में और अभ्यास के क्वेश्चन में ये नहीं दिए हुए पॉइंट, तो मसला नहीं है ज्यादा चीज का, कि जरूरी नहीं है कि आए ही। यहाँ पर क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, यही क्वेश्चन याद कर लेना, काफी होंगे। लघु उत्तरी क्वेश्चन में वैध शासन क्या है, लोकतंत्र क्या है, नागरिकों की गरिमा से क्या तात्पर्य है, लोकतंत्र में अहम फैसले लेने में देरी होती है क्यों, लोकतांत्रिक सरकार वैध क्यों होती है। 2 नंबर के हिसाब से बहुत अच्छे क्वेश्चन है ना। और परीक्षा दिन में और आपके जो नोट्स में दिए गए हैं वो क्वेश्चन भी बहुत अच्छे हैं। अभ्यास के जो क्वेश्चन है ना, उसको 2 नंबर के हिसाब से लिख सकते हो आप, है ना। चांसेस हैं आ सकते हैं वो भी, लेकिन 2 नंबर के हिसाब से रटना मत, पढ़ के जाना केवल, ताकि मन से लिख सको उसको। ठीक, ये वाले चैप्टर में क्वेश्चन मैंने बता दिए। अब आते हैं राजनीतिक दलों पर। तो कोई मुझे बताएगा राजनीतिक दलों में कौन से आएंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव भी होंगे। हाँ ऑब्जेक्टिव पहले तो अभ्यास पे फोकस एक करिए। ऑब्जेक्टिव। अभ्यास में है ऑब्जेक्टिव, और आपको जो मैंने लिखवाए हैं कॉपी में, तो वो पूरी पूरी हद तक अपने आप में सफिशिएंट है वो ऑब्जेक्टिव। तो उस पे वो मत करना, दिक्कत मत करना। उसमें से सारे ऑब्जेक्टिव कर लेना, आपके पास सारे ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे उसमें। ये वाले भी शामिल हो जाएंगे उसमें, और ये वाले अपन यहाँ कर ले रहे हैं, बुक के भी शामिल हो जाएंगे, और शिवलाल की जो वो है ना उससे भी हो जाएंगे। राजनीतिक दल में शामिल होते हैं तो नेता, सक्रिय सदस्य और अनुयायी। स्टार्टिंग में ही आता है क्वेश्चन, किशन पटनायक किस प्रदेश से संबंधित है, तो उड़ीसा से। द्विदलीय शासन व्यवस्था है अमेरिका में और इंग्लैंड में भी है। जनसंघ के संस्थापक थे तो याद रहे अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के संस्थापक थे, लाल कृष्ण आडवाणी भी बीजेपी के संस्थापक थे, सुषमा स्वराज बहुत बाद में आई है, बीजेपी के नेता है, नेत्री रही हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सबसे पहले थे, जनसंघ की स्थापना इन्होंने करी थी। फिर बीच में जनसंघ मद्दा पड़ गया, फिर उसके बाद बीजेपी आई, मतलब बीजेपी ने फिर से इनको जनसंघ को और आगे बढ़ा दिया। भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। सही दल के सही सत्य 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 का बीजेपी कर दो, क्वेश्चन किया करो।
हाँ, बीजेपी की स्थापना, अगर बीजेपी के संस्थापक पूछें तो अटल बिहारी वाजपेयी आएगा उसमें। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल के तीन लोग, क्योंकि एक पार्टी एक बंदे से नहीं बनती है ना, तो तीन चार लोग थे जिन्होंने बीजेपी बनाई थी। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, ये सब जो है तीन चार लोग, और भी होंगे इसमें दो चार लोग और, जिन्होंने स्टार्टिंग करी थी बीजेपी की। लेकिन अगर बोला जाए कि बीजेपी की शुरुआत किसने करी, तो वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जनसंघ से ही करी जाती है। इसको आधार बनाया उन्होंने ताकि पुरानी पार्टी बन सके। इनके जो विचार थे उनसे सहमत थे बीजेपी, और जनसंघ ही बीजेपी बना बाद में। तो राजनीतिक दल का उद्देश्य चुनाव लड़ना, सत्ता हासिल करना, बिल्कुल सही है। भारत में दीवार लेखन पर चुनाव रोक लगा दी गई, बिल्कुल सही है। नेता, सक्रिय सदस्य व समर्थक राजनीतिक दल के हिस्से हैं, बिल्कुल सही है। दबाव समूह का उद्देश्य चुनाव लड़ना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका काम है सरकार पर दबाव बनाना। राजनीतिक दलों को मान्यता देने का चुनाव आयोग करता है, बिल्कुल सही। भारत में खालिस्तान राजनीतिक व्यवस्था है, बहुदलीय व्यवस्था है, एकदलीय व्यवस्था चीन में है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना स्थापना पूछ ली है। तो आप लोग पहुंच जाइए इस चैप्टर के, मैं चैप्टर खोल देता हूँ सामने। सॉरी। चैप्टर 6। तीन नंबर के हिसाब से अभ्यास में क्वेश्चन इसमें मौजूद हैं, है ना। और बहुत अच्छे क्वेश्चन है 3 नंबर के हिसाब से इसके अभ्यास के क्वेश्चन। और अलग बोलूं मैं याद करने को, तो दो इसके ब्रॉड व्यू में देखूं, अगर जनरल नॉलेज के बारे में बात करूं, तो दो टाइप के क्वेश्चन इसमें से इंपॉर्टेंट है। पहला, कुछ प्रमुख पार्टियों के बारे में पूछा जा सकता है आपसे, तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी, कांग्रेस, ये तीन मेन पार्टी हैं, इनके बारे में पूछा जा सकता है आपसे 3 नंबर में। कौन थी, कहाँ से स्थापना हुई, इनकी आइडियोलॉजी क्या है, ये एक क्वेश्चन ये हो सकता है हटके। और दूसरा हो सकता है राजनीतिक दलों के सामने कौन कौन सी चुनौतियां मौजूद हैं। राजनीतिक दलों को अपनी प्रकार से परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक वंशवाद की चुनौती है उनके सामने, है ना। और जो है चुनाव का खर्च की चुनौती है, कि बहुत उसमें चुनौती के बारे में क्वेश्चन आता है, राजनीतिक दलों के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं, तो वो एक क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मुझे नहीं मालूम अभ्यास, हाँ है, अभ्यास में भी राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां हैं, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। और अगला क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन होगा, राजनीतिक दल का अर्थ क्या होता है, क्या होते हैं राजनीतिक दल। और एक और क्वेश्चन जो उसमें भी आएगा क्वेश्चन बैंक में भी, वो है कैसे बनता है राष्ट्रीय दल। कुछ राष्ट्रीय दलों के उदाहरण के नाम बताओ, उदाहरण से नाम बताओ, तो वो बन सकते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन, तो वो जरूरी है। मीटिंग खत्म हो रही है, 9 बजे आप लोग आते नहीं हो, तो इसको अभी यहीं रखते हैं, खत्म करते हैं, अभी ज्वाइन मत करिएगा।